दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का मैनर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का है। ठीक है। और आज का ये जो वीडियो है इस सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो पार्ट है। इसका पहला पार्ट पहले से चैनल पे पड़ा हुआ है और इसका थर्ड पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। सो अगर अभी आप तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो झट से जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक है, क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप लोग बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है ये आपके सिलेबस वाले प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। ऐसे फालतू का एक भी प्रश्न नहीं है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों देर के बिना हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और प्रश्नों को जानते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, यूरिया का तुल्यांक अम्लता कितना होता है? तो यूरिया का तुल्यांक अम्लता 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। और नेक्स्ट है, एजोला धान के खेत में प्रतिदिन कितना नाइट्रोजन यौगिकरण करता है? तो जो एजोला होता है ये प्रतिदिन धान के खेत में 1 से 2 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिदिन यौगिकृत करके खेत में भरता है। ठीक है। और नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेता है और खेत में भरता है 1 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रतिदिन। और नेक्स्ट है, VAM का फुल फॉर्म। तो दोस्तों VAM का पूरा नाम होता है वस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है। क्या होता है? वस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजल। ठीक है। और नेक्स्ट है, राइजोबियम द्वारा जड़ों के ग्रंथियों के निर्माण के समय क्या उत्पादन होता है? तो दोस्तों राइजोबियम द्वारा जड़ों में जो ग्रंथियों का जब ग्रंथियां बनता है जड़ों में राइजोबियम से, तो उस समय क्या बनता है? उस टाइम जड़ों में उस चीज़ का क्या चीज़ का उत्पादन होता है? तो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कंपोस्ट खाद किसने और कब बनाया? तो दोस्तों सर्वप्रथम कंपोस्ट खाद 1921 ईस्वी में बनाया गया। ये तो पता चला कब बनाया गया, तो 1921 में। और किसने बनाया? तो हटचिंसन और रिचार्ड्स नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंपोस्ट खाद को बनाया। ठीक है। और उसी के बाद से ये कंपोस्ट खाद प्रचलन में आया, उसके पहले ये नहीं था। तो सर्वप्रथम कंपोस्ट को हटचिंसन और रिचार्ड्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1921 ईस्वी में तैयार किया। इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग इन दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के ह्रास को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन के ह्रास को रोकने के लिए जिप्सम और सुपर फास्फेट की प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका? तो नाइट्रोजन के ह्रास को रोकने के लिए जिप्सम और सुपर फास्फेट की प्रयोग की जाती है। और नेक्स्ट है, कृत्रिम कंपोस्ट क्या है? तो दोस्तों एक नैडेप कंपोस्ट होता है, आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। कृत्रिम कंपोस्ट क्या होता है? तो नैडेप जो कंपोस्ट होता है ये कृत्रिम कंपोस्ट होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, फार्म खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों बात करें फार्म खाद में तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो 100:1 होता है। यानी जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है फार्म खाद में ये 100, अगर 100% कार्बन है तो 1% उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको बढ़िया से याद कीजिएगा, मैं जहाँ पे बोलूँ उसको थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। और नेक्स्ट है, कंपोस्ट बनाने की बॉक्स विधि किसने दिया? तो दोस्तों कंपोस्ट बनाने की बॉक्स विधि किसने दिया? तो AC सैमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? तो AC सैमसन नामक वैज्ञानिक ने कंपोस्ट बनाने की बॉक्स विधि को खोजा। और कब खोजा? तो 1914 ईस्वी में खोजा। और दोस्तों कंपोस्ट बनाने की और कई सारी विधियां हैं, लेकिन इसमें एक और जो प्रचलित विधि है वो बेंगलोर विधि है। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि, उसको हर बार पूछा जाता है कि कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि को किसने खोजा? तो उसको दोस्तों CN आचार्य नामक वैज्ञानिक ने खोजा था कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि। आप लोग सुन लीजिए, इस पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था।
तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हर बार पूछा जाता है कि कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने खोजा, तो CN आचार्य ने खोजा। और बॉक्स विधि तो AC सैमसन ने 1914 में खोजा। और नेक्स्ट है पशुओं के गोबर में कुल कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो पशुओं के गोबर में कुल कार्बनिक पदार्थ का मात्रा 50% यानी 50% होता है। कितना, तो 50% पशुओं के गोबर में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। और नेक्स्ट है सर्वाधिक नाइट्रोजन किसके खली में पाया जाता है, तो दोस्तों सर्वाधिक नाइट्रोजन कुसुम के खली में पाई जाती है। कुसुम एक पौधा होता है, फूल होता है, ठीक है, जिसका तेल निकाला जाता है। तो जो कुसुम होता है इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके खली में, इसके ऑयल केक में। और नेक्स्ट है सर्वोत्तम खाद किसे माना जाता है, तो दोस्तों सर्वोत्तम खाद का बात करें, उर्वरक का यहाँ पे बात नहीं हो रहा, तो सर्वोत्तम खाद जो कुक्कुट के बीट होते हैं, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन वाले, जो मुर्गी का बीट हुआ, मुर्गी के मल को मुर्गी के बीट कहा जाता है। तो कुक्कुट के जो बीट होता है उसको सर्वोत्तम खाद माना जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र की मैं बात नहीं कर रहा, DAP यूरिया जब रासायनिक खादों का बात नहीं हो रहा। अगर बात करें केवल खाद का, तो सर्वोत्तम खाद कुक्कुट के बीट को माना जाता है। और नेक्स्ट है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा 8 है, ठीक है। और ओवरऑल तत्वों की बात करें तो पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की मात्रा कितनी है, तो वो आपकी 17 है। और बात करें सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है। इन दोनों को याद कर लीजिए कि इन दोनों प्रश्नों को 100% गारंटी के पूछा जाता है। अगर ओवरऑल का बात करें तो 17 और केवल सूक्ष्म तत्वों का बात करें तो 8 है। और नेक्स्ट है गन्ने में पहला ब्लाइट रोग किसके कमी से होता है, तो दोस्तों गन्ने में पहला ब्लाइट रोग MN के कमी से होता है। किसके कमी से, MN के कमी से होता है। और नेक्स्ट है A का मान तकनीकी किसने दिया, तो दोस्तों इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न रहेगा A मान तकनीकी किसने दिया, तो A मान तकनीकी को फ्रीड एवं डीन ने दिया। किसने दिया, फ्रीड एवं डीन ने दिया। और नेक्स्ट है हरी खाद के लिए उगाई जाती है, तो दोस्तों हरी खाद के लिए किस फसल को, कौन कौन सी फसल को उगाई जाती है, तो जो मुख्य फसल है जिसको पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा, मूंग, लोबिया आदि को उगाया जाता है। इसके अलावा कई सारी जो है फसलें उगाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आपका सनई, ढेंचा, मूंग, लोबिया इत्यादि को उगाया जाता है। और मक्का उका पूछ दे कि मक्का हरी खाद वाली फसल है कि नहीं, गेहूं है कि नहीं, तो आप लोग मारना नहीं, वो सब हरी खाद वाली फसल नहीं है। जो मुख्य फसल है आपके मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व कौन सा है, तो दोस्तों क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व आपका Mg है, यानी मैग्नीशियम है। और नेक्स्ट है नाइट्रोजिनेज, यहाँ पे ज लिखना छूट गया है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक अवयव क्या होता है, तो Fe और MO ये दोनों क्या होते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए आवश्यक अवयव होते हैं। और नेक्स्ट है ठोस उर्वरकों को खेत में फैलाना कहलाता है, तो दोस्तों ठोस उर्वरकों को खेत में छींटना, फैलाना या छिड़कना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जब आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध हो तो क्या कहलाता है, दोस्तों इसको अपने पेपर पे कहीं लिख करके रख लीजिए और मेरी बात को भी लिख करके रख लीजिए। इस प्रश्न को 100% पूछा जाएगा। प्रश्न रहेगा जब आयनों का अवशोषण विद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो क्या कहलाता है, तो ये सक्रिय अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रिय अवशोषण कहलाता है। और नेक्स्ट है मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है, तो दोस्तों मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है, तो NO3 और 3 के ऊपर माइनस, ठीक है, NO3 माइनस ये जो आयन होते हैं ये ज़्यादा गतिशील होते हैं। और नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न को देखते हैं, जब पौधे कमी के लक्षण प्रदर्शित किए बिना पोषक तत्वों की अधिक मांग करते हैं तो क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जो पौधे हैं उसको देखने से नहीं पता चलेगा कि पौधों को खाद और उर्वरक चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उसको चाहिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अदृश्य भूख। यानी दिखता नहीं कि उसको आवश्यकता है, लेकिन उसको आवश्यकता होती है, तो इसको अदृश्य भूख कहते हैं। और इसीलिए अदृश्य कहते हैं ताकि क्योंकि उसका दिखाई नहीं देता भूख, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रश्नों का सिलसिला चल रहा था आपका, ये मिनरल्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का, ये इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा पार्ट था। इसका पहला पार्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और इसका तीसरा पार्ट भी जल्द ही चैनल पे आने वाला है।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाइए इन सभी वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि दोस्तों पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है एग्री मस्ती का वीडियो, ये उन छात्रों को तो पहले से पता है ही जो पहले से जुड़े हुए हैं, और नए जो छात्र हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, तो उनको भी पता चल ही जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद और पेपर को देने के बाद कि कितना महत्वपूर्ण वीडियो होता है। 100% आपके सिलेबस वाले वीडियो बनाया जाता है, एक भी फालतू का प्रश्न नहीं कराया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि PDF मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।